Hello everyone, this is Jyoti and welcome to Nirbhar Academy. So let's proceed with your lecture Childhood, and today we will cover the most important short answer type questions of the poem Childhood, which is written by Marcus Newton. This one is the poem number 4 of class 11th English Hornbill book. So we are going to cover the poetry section in this video. In first video we have already discussed about the full explanation with word meanings and figures of speech. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसके उस वीडियो के गो थ्रू हो सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. मैंने वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम बेस्ड है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू यूज वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द आंसर्स. सो आई होप कि आप जैसे कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग दिस पोएम वो सारे क्लियर हो जाएंगे. So our question number 1 is, do you think the poet is nostalgic about his childhood? क्या आपको इस पोम को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है that the poet is nostalgic? Nostalgic means होता है talking fondly of our past time with a blend of sadness also. जब आप थोड़ा सा अपनी पुरानी यादों को तरोताज़ा करते हैं, थोड़ा सैड भी फील करते हैं और साथ साथ थोड़ा खुश भी होते हैं उन बातों को बताते हुए. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पोइट हैं वो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है अपने बचपन को लेकर के? डज ही फील द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड एज अ ग्रेट लॉस? और आफ्टर रीडिंग द पोम क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके लिए चाइल्डहुड का चले जाना वॉज वन ऑफ द ग्रेट लॉस्ट? उनका एक ग्रेट लॉस था जिसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सच में बहुत बड़ा जो लॉस है उनका यहाँ पर हो गया है. यस, नेचुरली. आंसर नेचुरली. The grows nostalgic. The poet grows nostalgic about his childhood. About his childhood. जैसे जैसे आप पोम को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज भी होगा ये चीज. चाइल्डहुड मीन्स इनोसेंस. हुड मीन्स इनोसेंस. जब आप बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं तो चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड होता है जब आप बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं. चाइल्डहुड मीन्स इनोसेंस एंड लॉस ऑफ इट मीन्स लॉस ऑफ इनोसेंस. ठीक है, तो यहां पे देखिए कि जब बचपन चला गया, बचपन का मतलब ही इनोसेंस है. जब इनोसेंस चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ इनोसेंस. द पोएट सफर्स. द पोएट सफर्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस and speculates on how and when, कब और कैसे he suffered that loss. He suffered that loss. वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये इनका एक बहुत बड़ा लॉस था और साथ ही साथ ये बताते हैं हमें कि इनका ये जो इनोसेंट पीरियड था ये कब और कैसे चला गया. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ द ग्रोन अप्स? यहाँ पर वो बात करते हैं एक सेकेंड स्टेज में जिसमें वो ग्रोन अप्स के बारे में बात करते हैं और वो दिखाते हैं कि जो ग्रोन अप्स होते हैं वो कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं. तो वो किस तरह से उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं वो अब हम इस आंसर में करेंगे. यस, देयर वॉज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. देयर वॉज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. पूरा प्रोसेस दिखाया इसमें कि हम कैसे बड़े होते हैं. ही वॉज नो मोर a child when he
could see through the hypocrisy of the grown-ups. तो यहाँ पर जब उसे समझ में आने लग गया कि ग्रोन अप्स जो हैं वो किस तरह से शो करते हैं और ऐसे होते नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा तो था नहीं, अब वो चीजों को समझने लग गया. इट वॉज अ स्टेप टुवार्ड्स अडल्टहुड. इसका मतलब ये उसका पहला कदम हो गया एक तरह से, किसकी तरफ? अडल्टहुड की तरफ. इट मीन्स नाउ the child has become mature to understand all these things. So the grown-ups are not as good as they appear to be. तो वो इतने अच्छे होते नहीं हैं जैसे वो practice, nor do they practice love in their actions as they preach. Preach means क्या होता है? लेक्चर, सरमन. कि जैसा वो दिखाते हैं, प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो उनके एक्शंस में, उनके एक्ट्स में रीच इट सो फ्रीक्वेंटली कि फ्रीक्वेंटली बातें प्यार की करते हैं और उनके एक्शंस में वो चीजें शो नहीं होते. तो इस तरह से उसको ग्रोन अप्स की जो हिपोक्रेसी है उसके बारे में पता चल जाता है और वो यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. तो हमें यहाँ पे देखना है कि चाइल्डहुड और अडल्टहुड में क्या डिफरेंस है. डू यू थिंक द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन दैट ऑफ इनोसेंस एंड हिपोक्रेसी. तो क्या आपको लगता है कि यही डिफरेंस इनोसेंस और हिपोक्रेसी में भी है? यस, बिल्कुल है. इट अपीयर्स सो. बिल्कुल ऐसा लगता है. और उसका रीजन क्या है वो अब हम देख लेते हैं. चाइल्डहुड stands for innocence. किसके लिए है? इनोसेंस के लिए है. नो क्राफ्ट्स. इट नोज नो क्राफ्ट्स. हिपोक्रेसी, उसमें ये चीजें होती ही नहीं है. हिपोक्रेसी, ये चीजें होती नहीं है बचपन के अंदर. हम किसी को इस तरह से करते नहीं है जैसे हम दिखाते हैं. जैसे हम होते हैं वैसे ही हम बचपन में दूसरों को शो भी करते हैं. सो द मोमेंट अ मैन इज एबल, द मोमेंट अ मैन इज एबल टू differentiate between the preachings and actions of the grown-ups, he takes a step forward. Yes, he takes a step forward towards maturity. Means to say that कि अब उसने एक कदम मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा लिया. उसने चीजों को समझना शुरू किया है. तो इनोसेंट जो पीरियड था उसका वो खत्म हो गया. धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा है? अडल्टहुड की तरफ जा रहा है. सो हिपोक्रेसी
and crafty nature. Crafty nature only associated with the world of adults. तो देखिए बहुत फर्क है, क्योंकि जो क्राफ्टी नेचर होता है, हिपोक्रेट जो हम होते हैं, वो सिर्फ किससे बिलोंग करता है? अडल्ट से, बड़ों से बिलोंग करता है. जब हम बचपन में होते हैं तो इन चीजों का हमारी जिंदगी में कोई भी जगह नहीं होता है. तो इसीलिए चाइल्डहुड में और अडल्टहुड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. Our next question is independent thinking a step towards adulthood? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब बच्चा इंडिविजुअल हो जाता है, जब उसकी थिंकिंग इंडिपेंडेंट हो जाती है, जब वो दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो क्या ये भी एक कदम है अडल्टहुड की तरफ? अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका रीजन क्या है? Certainly it is. A child has no independence. आपने देखा भी होगा, all the time he is and she is instructed by his parents or her parents only. उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसा खाना है, ऐसा नहीं खाना है. तो वो सारी चीजें हैं. His thinking is always influenced and directed by adults. हमेशा बड़े उसको डायरेक्ट करते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है. So the day he starts independently thinking independently. जिस दिन से वो इंडिपेंडेंटली सोचना, he takes a step towards मेच्योरिटी की तरफ उसका एक कदम और बढ़ जाता है. The day he feels जिस दिन वो ये फील करता है that his thoughts are his own, उसके अपने हैं उसके विचार, and only his own, सिर्फ उसके हैं, only his own, then it is a definite step towards adulthood. सो फर्स्ट स्टेप में उसने क्या सोचा कि जो मुझे हेल और हेवन का कंसेप्ट बताया जाता है वो तो कहीं पे है ही नहीं. सेकंड स्टेंजा में उसने सीखा कि हिपोक्रेसी करते हैं जो बड़े होते हैं, दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं. थर्ड स्टेंजा में उसने क्या देखा कि मेरा जो माइंड है वो मेरा खुद का है, मुझे किसी से कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ. तो ये फाइनल स्टेप हो गया जब उसमें किसकी फीलिंग आ गई? फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी. और लास्ट में उसने सिर्फ ये पूछा कि वो कहाँ चला गया, और उसने उसको कहाँ ढूंढ लिया? उसने उसको एक छोटे से बच्चे के फेस में उसे ढूंढ लिया. सो ये जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, दिस वन इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स अडल्टहुड. Yes, our question number 5 is, why does the poet feel that heaven and hell are not real places? अब यहाँ पे पोइट क्यों फील करते हैं कि हेल और हेवन जैसी कोई चीजें तो होती ही नहीं है? उसका रीजन क्या है? एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ग्रोज एज द स्पीकर मीन्स पोइट.
स्पीकर ग्रोज, जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो, ही एक्वायर्ड रीजनिंग पावर। तो जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है उसकी जो रीजनिंग पावर है, रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन। तो उसको रियलाइज होता है कि हेल एंड हेवन could not be found in geography books। कि आप उन्हें ज्योग्राफी बुक्स में, क्योंकि अभी वो बुक्स पढ़ने लग गया है और उसका जो नॉलेज है वो इतनी हो गई है कि ज्योग्राफी बुक में ढूंढा तो हेल और हेवन तो मिला ही नहीं। सो इसीलिए वो देखता है कि हेल और हेवन जैसी चीजें तो ज्योग्राफी की बुक्स में है ही नहीं, और एटलस, और ना ही किसी एटलस में आप उसे ढूंढ सकते हैं, एटलस। एंड देन सिंस दे could not be located anywhere in the world map, he concluded। तो उसने लास्ट में क्या कर, डिड नॉट एग्जिस्ट, दैट दे डिडंट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो वो मिलेंगी कहां से। बिलीव ओनली, ही वुड बिलीव ओनली दी could see or find। तो उसकी जो रीजनिंग पावर है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि जो चीजें उसे दिखाई देती हैं या जिनको वो फाइंड आउट कर सकता है, उन्हीं चीजों पे वो बिलीव करेगा और सब चीजों पे वो बिलीव नहीं करेगा। तो इस तरीके से उसे पता चल जाता है कि जो हेल और हेवन है वो रियल प्लेसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द पोएट थिंक दैट हिज माइंड बिलोंग टू हिम ऑल द टाइम। क्या पोइट को हमेशा से ही लगता था कि उसका माइंड जो है वो उसी का ही और किसी का नहीं है? तो इसमें हम इसका आंसर करेंगे। सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। बचपन में तो उसका जो माइंड था वो किससे इंस्ट्रक्टेड था? बड़ों से इंस्ट्रक्टेड था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो। द पोइट थॉट दैट इन चाइल्डहुड, जब वो छोटा था, जब वो एक बच्चा था, इन चाइल्डहुड माइंड डिड नॉट बिलोंग टू हिम, हिज माइंड डिडंट बिलोंग टू हिम, कि वो उससे तो बिलोंग करता ही नहीं था। रीजन क्या था? इट वॉज ऑक्यूपाइड by thoughts, infused by others in his mind। जो दूसरे उसके दिमाग में डालते थे वही उसको मानना पड़ता था, वही उसके थॉट्स बन जाते। आप इट वॉज द फाइनल step towards adulthood when he realized ये उसका फाइनल वो था, अडल्टहुड की तरफ उसका स्टेप था जब उसने रियलाइज किया दैट ही वॉज द master of his own
माइंड, वो अपने माइंड का खुद मास्टर है, हिज ओन माइंड, एंड नीड नॉट बी guided by any other thought. दूसरों के गाइडेंस की उसको जरूरत ही नहीं है, अपने विचार वो खुद बना सकता है। तो इसीलिए बचपन में उसका माइंड जो उससे बिलोंग नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे वो इंडिविजुअल की फीलिंग उसके अंदर आती है, उसको पता चल जाता है कि उसका माइंड उसका ही है, उसे दूसरों से एडवाइस लेने की या दूसरों से सलाह लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमेशा से नहीं सोचता था, जब उसके अंदर फीलिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी आती है तब वो सोचता है कि उसका माइंड उससे बिलोंग करता है। Our question number 7 is, which do you think is the most important step towards adulthood and why? आपको क्यों लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप अडल्टहुड की तरफ बढ़ना कौन सा है और उसका रीजन क्या है? तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, वो कौन सा टाइम था? हैविंग एन इंडिपेंडेंट माइंड, फ्री from any outside influence। मतलब जब आपका माइंड इंडिपेंडेंट हो गया, आप फ्री हो गए, आपको दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, is the most important step towards adulthood। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। रीजन क्या है? क्योंकि दैट इज वाई, और इसीलिए दैट्स वाई द पोइट मेंशन इट, mentions it in it। तो इसीलिए पोइट जो है इसको क्या करते हैं? मेंशन इट एज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप, और इसीलिए उन्होंने उसको फाइनल स्टेप में दिया है। other steps like being rational, जब आप रैशनल होते हो, being rational, जब आपकी रीजनिंग पावर स्ट्रांग होती है, और लर्निंग हिपोक्रेसी। ये कहां से सीखा? अडल्ट से सीखा। हिपोक्रेसी, show an outside influence, while this step shows an internal awakening, which is the chief quality of human being। तो यही आपकी जो मेन क्वालिटी है, चीफ क्वालिटी है, जो हमें बिल्कुल क्या करती है? ये सिखा देती है कि हमें किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो इसलिए फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स adulthood, which is the chief quality of human life and separates them from other animals, जो बिल्कुल हम ह्यूमन बींग्स को अलग बनाती है, जब हमें ये पता होता है कि हाँ, हम अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड अडल्टहुड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What according to the poem is involved in the process of growing up? तो according to the poem, जो बड़े होने की हमारी प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी आपकी स्टेजेस आती हैं वो हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोर्थ स्टेंजा में तो क्या है, उसने ढूंढा है कि वो बचपन मेरा कहाँ है। 3 प्रोसेस जो हमें बताई गई हैं वो कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं इस आंसर में। यस, अकॉर्डिंग टू द पोम, अकॉर्डिंग टू द पोम, the process of growing up involves at least 3 important steps. 3 important steps, 3 important steps आपके आते हैं, जिसमें first the child begins to differentiate between truth and फिक्शन, कि इमेजिनेशन और सच्चाई में कितना फर्क है। जब वो हेल और हेवन को ज्योग्राफी बुक्स में नहीं पाता है तो वो रैशनल हो जाता है, उसको पता है ऐसी चीजें तो है ही नहीं। तो ये क्या है, आपका पहला स्टेप होता है। द सेकेंड स्टेप इज व्हेन, द सेकेंड स्टेप इज व्हेन, दूसरा स्टेप कब आता है, व्हेन ही बिगिंस टू अंडरस्टैंड, वो समझने लग जाता है द फॉल्स प्रीटेंशंस, द फॉल्स प्रीटेंशंस ऑफ द पीपल, प्रीटेंशंस ऑफ द पीपल अराउंड हिम, पीपल अराउंड हिम, जिसमें हमारा सेकेंड स्टेप था, जिसमें क्या था, लर्निंग हिपोक्रेसी। ठीक है, and the last and the most important step in the process, of growing up is independent thinking, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग आ जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 स्टेप्स को कवर किया है, जिसमें हम धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट में हम कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं। Yes, one of our most important question, has the poet got an answer to the question where did my childhood go? तो लास्ट में जब उसका लास्ट एंजा हमारा बिगिन होता है, where did my childhood go, जब उसने ये पूछा कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, तो क्या उसको आंसर मिला? Yes, it seems that the poet has got the final answer, क्योंकि हम भी थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाते हैं उसको लास्ट स्टेंजा को पढ़ने के बाद में। he realizes that his childhood is lying hidden in infant's innocent face, कि कहाँ छुपा हुआ है वो, एक छोटे से प्यारे से बच्चे के फेस के अंदर, and has been deliberately forgotten, जिसे जानबूझ करके क्या है, भूल गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो कहाँ पर चला गया है,
एक प्यारे से बच्चे के फेस में जाकर के छुप गया है। His lost childhood is lying hidden. So his lost childhood is lying hidden somewhere in an infant face. तो कहीं जाकर के एक मासूम से बच्चे के चेहरे में जाकर के वो बचपन छुप गया है, जिसे आप इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जब आप देखते हैं किसी प्यारे से बच्चे को तो आपको अपना जो बचपन है वो याद आ जाता है। यस, our last question is which do you think are the most poetic lines and why? जो सबसे ज्यादा पोएटिक ब्यूटीफुल जो लाइन्स है आपकी इस पोम की वो कौन सी है और उनका रीजन क्या है? यस, द लाइन्स आर जो आपका लास्ट स्टेंजा है उसकी जो लाइन्स है वो देख लेते हैं हम, सबसे ज्यादा सुंदर है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, जो लास्ट का स्टेंजा है उसकी लाइन्स हमने यहाँ पे राइट करनी है। दैट्स हिडन इन एन infant's face that is all I know। ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और पोएटिक लाइन है आपकी, और उसका रीजन क्या है वो भी आपको बता देते हैं। यस, द इमेजेस ऑफ forgotten place and infant's face make these lines beautiful। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती है इस पूरी पोम को। एंड सबसे बड़ी बात है बिसाइड्स, दूसरी एक बात और है इसके पीछे, दीज आर द ओनली लाइन्स दैट राइम, जिनका राइमिंग स्कीम बना हुआ है, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि सबसे सुंदर जो राइमिंग स्कीम बनती है वो लास्ट वाले स्टेंजा की आपकी बनती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मैंने इन्वॉल्व किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।